हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आज फिर से डिस्कशन करेंगे अपना, और वो रहेगा हमारा विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, जिसमें हम लोग सितंबर की मैगजीन को कवर कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने पॉलिटी सेगमेंट को कवर कर लिया था, साथ ही साथ इंटरनेशनल रिलेशन को भी कवर कर लिया था, और इकोनॉमिक्स को भी हमने दोस्तों कवर कर लिया था, जिसमें एक क्लास कल हो चुकी है। और आज हम सेकंड क्लास करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ हम लोग जल्दी ही जल्दी इसको इस वीक के लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे, पूरी की पूरी करंट अफेयर्स को। और जो मेरे भाई पूछ रहे हैं कि सर अक्टूबर की क्यों नहीं करा रहे, नवंबर की, तो मैं आपको बताते चलूं कि अभी विजन आईएएस की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही केवल सितंबर की मैगजीन आई है, अक्टूबर नवंबर की अभी नहीं आई है। अक्टूबर की आएगी इस मंथ के लास्ट तक, तो उसे भी शुरू किया जाएगा। जिस तरीके से मई की, जून की, जुलाई की और अगस्त की, ये ऑलरेडी हमने 4 महीने की कंप्लीट कर लिए। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जिसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि वहां पे जो भी क्वेरीज हो वो आपसे मैं डिस्कशन कर सकूं, जो भी अपडेट हो वो मैं आपको दे सकूं, और इसकी पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर की। और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड लेक्चर। आज हमारा लेक्चर होगा 3.4। इट मीन्स कि इकोनॉमिक्स में हमारा चौथा लेक्चर आएगा क्रिप्टो एसेट का विनियमन, यानी रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट। इससे पहले हम लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ा, साथ ही साथ जीडीपी के टॉपिक को पढ़ा, और सीमा पार पेमेंट सिस्टम, इट मीन्स कि बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम को भी पढ़ा हमने, जो G20 में प्रस्तावित किया गया था, जिसमें यूपीआई वगैरह का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छे से डिटेल से मैंने समझाया कि कैसे अगर आप फॉरेन में जाते हैं, उन देशों में स्पेशली जहां भारत का समझौता है यूपीआई का, तो इजीली आप पेमेंट अपने फोन पे, गूगल पे से कर सकते हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे क्रिप्टो करेंसी। तो इस पे क्या है कि G20 देशों ने नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावी विनियमन को भी शामिल किया गया है। क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, ये डिजिटल करेंसी का एक फॉर्म है, डिजिटल करेंसी का एक रूप है। हालांकि एल सल्वाडोर जैसे गणराज्य ने और एक दो देशों ने इसे अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता दे दी है, लेकिन ऑनलाइन करेंसी होने की वजह से इसमें साइबर अटैक और साथ ही साथ इसमें बहुत सारा मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू हो रहा है, जिसकी वजह से भारत ने अभी तक इसको लीगल या वैध मुद्रा तो नहीं माना, परंतु इसकी प्रॉफिट पर 30% का टैक्स लगा दिया है। यूं कहे कि 30% का जीएसटी टैक्स लगा दिया गया, जो इस बार के बजट में साफ साफ अनाउंस किया गया था। तो देखते हैं भारत में क्रिप्टो के रेगुलेशन की क्या स्थिति है। पहली, कानूनी प्रावधान की अगर हम बात करते हैं, तो क्रिप्टो का लेन देन करना या हस्तांतरण करना या भंडारण या प्रबंधन, तो ध्यान देना, अगर आप में से भी कोई क्रिप्टो करेंसी का लेन देन कर रहा है, किसी के साथ ट्रांसफर कर रहा है या उसको स्टोर कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो ये सभी का सभी PMLA 2002 के अधीन होगा। इट मीन्स कि क्या हो गया, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अधीन किया जाता है। ये एक पहला यहाँ पे लीगल प्रोसेस हो गया इंडिया में। PMLA का मतलब क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं कि धन शोधन। इट मीन धन शोधन का मतलब क्या होता है, पैसे को धो देना। इट मीन्स ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेना। और इस अधिनियम के तहत यह कहा जाता है कि जितनी भी संस्थाएं जो भी क्रिप्टो करेंसी की एक्टिविटी में शामिल हो रही हैं, उन सभी को केवाईसी की प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य है। केवाईसी मीन्स क्या होता है, नो योर कस्टमर। जैसे जितने भी बैंक होते हैं, आप अपने अकाउंट को बैंक में ओपन करवाते हैं, SBI, PNB, प्राइवेट सेक्टर के बैंक, ICFC या SDFC, तो वहां पे आपकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, कुछ भी आईडी प्रूफ ले लिया जाता है, कि ताकि बैंक अपने कस्टमर को जानती रहे कि आप ये हैं। अगर आपके द्वारा कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया जा रहा है या कोई करप्शन का काम किया जा रहा है, तो तुरंत आपको बैंक के द्वारा सरकार की मदद करके पकड़ लिया जाए। तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का भी अगर कोई भी लेन देन कर रही है संस्था, तो करती रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अपने कस्टमर की पूरी बेसिक जानकारी रखे अपने पास। और अगर किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि होती है, जैसे कि कोई टेरर फंडिंग कर रहा है आतंकवादी गतिविधियों के लिए, या नक्सलियों के लिए कोई फंडिंग कर रहा है, या कोई ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट कर रहा है, पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ी कर रहा है ब्लैक मनी की, या फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, तो ऐसी अगर कोई एक्टिविटी लगती है कि किसी अकाउंट से हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, तो वो तुरंत की तुरंत जो है कि उस गतिविधि को दर्ज करे और उसकी जानकारी सरकार को या उससे जुड़े जो भी वित्तीय संस्थान है जो रेगुलेट करते हैं उनको दें। और साथ ही साथ ग्राहकों का विवरण बनाए रखना भी अनिवार्य है। इट मीन्स केवाईसी करना अनिवार्य है। तो ये कौन से एक्ट में कहा गया, PMLA, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग जो एक्ट है आपका, धन शोधन निवारण अधिनियम, इसमें ये प्रोविजन रखा गया है। दूसरा जो हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी पे रेगुलेशन जो करती है इंडिया में,
वो करता है आपका आरबीआई। आरबीआई के जो निर्णय है और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, इनके अकॉर्डिंग भी कहीं कहीं क्रिप्टो करेंसी की बात की गई है और इससे संबंधित 5-6 निर्णय हैं। जैसे 2013 में एक निर्णय दिया गया कि संभावित जोखिमों के बारे में सावधान किया गया। 2017 में भी इससे जुड़े हुए अलग जोखिमों के बारे में भी सावधान किया गया। वहीं 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी किया और बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं को क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों या व्यवसायों को सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगा दी कि कोई भी अगर बैंक हो या कोई भी एनबीएफसी संस्थाएं हो या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हो, जो भी क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो उनकी एक्टिविटी और उनमें जो संलग्न व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको रोक लगा दी गई। क्योंकि 2018 में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब कि कह सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केस हो रहे थे। वहीं 2020 का लेटेस्ट निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि क्रिप्टो करेंसी पे जो आरबीआई की ओर से लगे हुए प्रतिबंध थे 2018 में, इसको तो समाप्त कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भारत में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग वैध तो हो गया, लेकिन अभी भी आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी को व्यापक रूप से अपनाने का रास्ता खुल गया है। लेकिन फिर भी सरकार अभी भी धन शोधन निवारण एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपकी पूरी डिटेल, आपके अकाउंट की डिटेल, आपके बारे में सब कुछ जानती रहेगी कि अगर आप गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग प्रयोग कर रहे हो या क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग कर रहे हैं तो सरकार तुरंत आपके खाते को सीज करके आपको गिरफ्तार भी कर सकेगी। तो ध्यान रखना, ऐसा कोई भी काम आप लोग अगर कर रहे हो तो बहुत ही लीगल तरीके से करिएगा। तीसरा आप देखोगे विनियामकी ढांचा। 2022 में वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की और जिसमें कहा गया कि भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की निगरानी के लिए एक डिजिटल मुद्रा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय कहता है कि ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी को खरीदना बेचना वैध है, लीगल है, तो क्यों ना हम इसको रेगुलेट करने के लिए जितने भी प्रकार के डिजिटल मुद्रा है, अभी आपने सुना होगा कि आरबीआई ने भी एक डिजिटल मुद्रा जारी की है, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जितने भी प्रकार की डिजिटल मुद्रा होगी उसको रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने की सिफारिश की गई है। और वहीं टैक्स सिस्टम की बात करें तो 2022 में केंद्रीय बजट में पहली बार क्रिप्टो करेंसी जैसी जो आभासी डिजिटल मुद्रा है या एसेट है, इस पर भी जो है कि 30% इनकम टैक्स लगाने की बात की गई है, जो मैंने अभी आपको बताया बजट में। और साथ ही साथ अलग से 1% टीडीएस भी इस पर केंद्र सरकार लगाएगी। तो अब आपने यहां पर देखा कि भारत में क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कानूनी प्रावधान में पीएमएलए एक्ट हो गया, फिर आरबीआई का रुख हो गया और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हो गए। विनियामकी ढांचे में एक अथॉरिटी खोलने की बात की गई है रेगुलेशन करने के लिए वित्त मंत्रालय के द्वारा। वहीं एक टीडीएस की भी बात कर ली गई, 30% इनकम टैक्स की बात भी कर ली गई केंद्र सरकार के द्वारा, जो बजट में की गई थी। बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन करना क्यों आवश्यक है। हम अपनी इंडियन करेंसी का तो रेगुलेशन नहीं करते हैं, क्रिप्टो करेंसी का फिर क्यों करें। तो पहली चीज इसलिए करने की बात हो रही है कि धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अपराधों से बचाने के लिए लोगों को, कि कहीं वो इस जाल में फंस ना जाए, फ्रॉड में ना फंस जाए। अधिकतर क्रिप्टो करेंसियां विनियमन के दायरे में नहीं आती हैं, बहुत प्रकार की होती है। जैसे बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन आपका एक क्रिप्टो करेंसी है और इस पर रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है। अधिक स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए कि ताकि क्रिप्टो का जो बाजार है वो रिलायबल हो सके, वो ट्रस्टेबल हो सके। और दूसरा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भी, और कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण जिसको टेरर फंडिंग भी कहते हैं, इन जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। तो इसलिए इसका जरूरी है आपका रेगुलेशन करना। और इसके आगे हम देख लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात क्यों की जा रही है, क्यों इसके सामने एक चुनौतियां बनी पड़ी हैं। तो चुनौतियों के रूप में आप देखोगे कि पहला तो है इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पूर्ण प्रतिबंध के कारण इसकी लागत अधिक हो सकती है। भाई जब भारत में इसके ऊपर बहुत सारा प्रतिबंध लगा दिया गया तो इसकी कीमत अधिक हो जाएगी और ऐसे प्रतिबंधों को लागू करना भी तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डिजिटल करेंसी है, टेक्नोलॉजी की डिमांड करेगी प्रतिबंध लगाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने नोटबंदी कर दी 2016 में और सारा का सारा नोट हमने बैंक में ले आके जमा कर दिया और इजीली बैंक ने जो है कि फिर नए नोटों को छाप के मार्केट में सर्कुलेट कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, डिजिटल करेंसी है तो इसको टेक्निकल तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जो कि आपकी वित्तीय अखंडता संबंधी जोखिम में भी बढ़ोतरी कर सकती है। और वित्तीय अखंडता का मतलब हो गया कि दोस्तों संविधान के आर्टिकल 360 का प्रावधान भी करना पड़ सकता है, अर्थात हम वित्तीय आपात की तरफ बढ़ सकते हैं, तो ये संकट आ सकता है। दूसरा विनियामकी स्थिरता, इसमें
लगातार जो है कि इस पे रेगुलेट करने में जो संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आरबीआई हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इन दोनों के आपस के निर्णय भी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठाते हैं। वहीं पीएमएलए के एक्ट, केंद्र सरकार के बजट के अधिनियम, ये सभी के सभी एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव। अलग अलग देश क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग श्रेणियों में परिभाषित और वर्गीकृत करते हैं। भारत ने क्रिप्टो करेंसी को इसलिए रख दिया कि पीएमएलए के अंतर्गत आपको अपने कस्टमर के बारे में जानकारी रखनी होगी। वहीं 2022 के बजट में कह दिया कि इस पे 30% का टैक्स और साथ ही साथ 1% टीडीएस होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2020 में यह कहता है कि भाई जितने भी आरबीआई के प्रतिबंध हैं वो सब अवैध हैं, क्रिप्टो करेंसी का व्यापार कर सकते हो, लीगल है। और वहीं दूसरे देशों में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया गया है। एल सल्वाडोर जैसे देशों में क्रिप्टो करेंसी को लीगल मनी कर दिया गया। तो हर देशों का नियम अलग अलग होने से, कैटेगराइजेशन अलग अलग होने से वैश्विक स्तर पर डिजिटल करेंसी की मार्केटिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही है। ये एक चुनौती है। एकीकृत प्रयास न होना, जैसे इसकी निगरानी, पर्यवेक्षण, प्रवर्तन कार्यों में विखंडन अर्थात बिखराव की समस्या मौजूद है। एक संस्था या एक एजेंसी के द्वारा न करके अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अलग अलग कार्य किया जा रहा है, जिससे आपसी तालमेल का अभाव देखने में पड़ रहा है। और नवाचार और जोखिम को भी संतुलित करना, साथ ही साथ सीमा पार प्रवर्तन, इट मीन्स कि दूसरे देशों में अलग अलग प्राथमिकताओं के आधार पर चुनौतियां पेश की जाती हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसी पे वैश्विक स्तर पे क्या विनियमन हो रहा है। भाई भारत में तो आपने देखा पीएमएलए एक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो गया, आरबीआई का निर्णय हो गया, केंद्र सरकार का विनियामकी ढांचा हो गया। तो ये सब अलग अलग आपने देखा। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ ना कुछ इस पे रेगुलेशन की जा रही होगी, जिसमें आप देखोगे कि आईएमएफ एफएसबी सिंथेसिस पेपर G20 शिखर सम्मेलन में देशों ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जोखिम और विनियमन संबंधी फ्रेमवर्क पे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की रिपोर्ट का समर्थन किया। जो कि आईएमएफ और एफएसबी रिपोर्ट ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस पर G20 के देशों ने इसका समर्थन किया और क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर प्रतिबंध न लगाने वाली बात कही है। क्या किया गया कि इस पे प्रतिबंध न लगाया जाए, देशों के बीच इसका सर्कुलेशन होना चाहिए। वहीं अगर आप बात करोगे कि मार्केट इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन, जिसे मीका कहते हैं, ये यूरोपीय संघ ने बनाया था। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए पहला अंतर क्षेत्राधिकार विनियामकी पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क था ये, जिसमें कहा गया कि आप क्रिप्टो एसेट को या क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेन देन करिए, भंडारण करिए, लेकिन इस पर हम यूरोपीय संघ के द्वारा क्या किया जाएगा, इस पे रेगुलेशन किया जाएगा, देखा जाएगा। और उभरते बाजार और उन्नत अर्थव्यवस्थाएं, साथ ही साथ विनियामकी दृष्टिकोण में भी आपको सुधार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी अर्थात डिजिटल मुद्रा के चलन को स्वीकार करें। यही सब G20 में भी बात की गई थी। अब अगर हम बात करें कि क्रिप्टो करेंसी के क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या नीतिगत उपाय, तो इफेक्ट ये हो सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक की स्थिरता पर प्रभाव डाल सकती है, वित्तीय स्थिरता पर भी प्रभाव डाल सकती है, विनियामकी जैसे मुद्दे भी हैं। अन्य प्रभाव जैसे कानूनी प्रतिबंध नहीं है, वित्तीय सत्यनिष्ठा पर भी अभी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, बाजार की सत्यनिष्ठा खो सकती है और पर्यावरणीय जोखिम भी है। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी जो प्रभाव हैं वो निगेटिव हमें दिखते हैं। नीतिगत स्तर पर क्या हो रहा है, मौद्रिक संप्रभुता और स्थिरता की रक्षा करना, पूंजी प्रवाह की देश दशा में अस्थिरता हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव की निगरानी करना, वहीं कानूनी समाधान करना। एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आतंकवादी संगठनों या आतंकी देशों को फंडिंग करने से रोकने के लिए होता है, तो उन्हें लागू करना और उन्हें अमल में लाना और बाजार की सत्यनिष्ठा से जुड़े मुद्दों का भी समाधान करना पड़ेगा। तभी क्रिप्टो करेंसी को जो है कि देश में या दुनिया में हम इसे उतार सकेंगे। आगे की राय हम क्या कर सकते हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए कि अगर हम इसे वैलिड भी बनाएं लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो, तो क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रभाव और उसे नीति से जोड़ना, अर्थात उसे अपने देश की इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जोड़ना, ताकि हम उसके साथ रेगुलेशन के साथ साथ उसके व्यवहार को, उसकी अप्लाइड प्रकृति को हम यूज टू कर सके, मतलब इजी बना सके। वही पूर्ण प्रतिबंध नहीं होना चाहिए इस पे। जिस प्रकार से अन्य डिजिटल करेंसियां भी अपना काम कर रही हैं वैसे क्रिप्टो करेंसी भी करे। इसके लिए लाइसेंस और पर्यवेक्षण भी होना चाहिए। धन शोधन रोधी उपाय यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उपायों को भी लागू करना चाहिए कि इसका प्रयोग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में होना चाहिए, न कि मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में। और कराधान पर स्पष्टता होनी चाहिए, स्पष्ट टैक्स नीति होनी चाहिए जिसमें सीमा पार लेन देन को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे बजट 2022 में
भारत सरकार ने कहा कि हम इस पे 30% इनकम टैक्स लेंगे और 1% TDS भी लेंगे, टैक्स डिडक्शन सर्विस जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसके साथ साथ हम यह भी देखें कि अगर क्रिप्टो करेंसी का हम सीमा पार लेन देन कर रहे हैं तो वहां पे टैक्स का क्या अनुपालन होगा, दूसरे देशों में क्या टैक्स की प्रक्रिया होगी, ये सभी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी और एक मजबूत डेटा फ्रेमवर्क इसके लिए तैयार करें ताकि डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंच हो सके, डिजिटल तरीके से हम लोगों के डेटा को एक्सेस कर सकें कि क्रिप्टो करेंसी का यूज कहीं गलत तरीके से ना हो रहा हो। तो ये सब हम कुछ आगे की राह में अपना सकते हैं। तो ये था आपका क्रिप्टो करेंसी का टॉपिक और अब हम पढ़ेंगे कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेश, जैसे कि जो लगातार टेक्नोलॉजी अब उभर रही है, जिसमें आप देखोगे 6G आ जाएगा, IoT हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा, इसी तरीके की जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी अब आ रही हैं, इसमें हम डिजिटल समावेशन कैसे करें। क्योंकि आज भी भारत में अगर आप देखोगे तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लोगों के पास अभी तक मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो डिजिटल समावेशन कैसे करें ये एक चुनौती है। तो इसी से संबंधित हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको इस शब्द की जानकारी होनी चाहिए कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी क्या होती है। तो जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी में जैसे कि 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स, ये सभी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं नई और एडवांस और फ्यूचरिस्टिक भविष्य उन्मुखी प्रौद्योगिकी होती है। इसी को हम लोग कहते हैं उभरती हुई प्रौद्योगिकी। तो इस पर क्या मुद्दा हुआ है, तो इस पर एक मुद्दा आया है कि ट्राई आपको पता होना चाहिए, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मतलब कि जो संचार की जो पद्धति होती है उसको रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसे हम लोग ट्राई कहते हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन पर इसने एक सर्कुलर जारी किया है, यानी कि परामर्श पत्र जारी किया है, जिसका उद्देश्य होगा कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियों की तीव्र प्रगति के कारण, जैसे 6G, 5G, 4G और IoT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आप यूट्यूब पर लगातार सेशन देखते होंगे कि जनरेटिव AI के द्वारा जो है कि बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, आप अपने टूल्स को मैनेज कर सकते हो। तो इनकी चुनौतियां पता करनी होगी, इनके लिए अवसर क्या हो सकते हैं और उनका समाधान, इन सभी चीजों पर एक परामर्श पत्र जारी किया गया कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी की चुनौतियां क्या क्या हो सकती है आगामी समय में, उसके लिए हमें अभी से अवेयर रहना पड़ेगा। वहीं उनके अवसर क्या हो सकते हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है, ये सभी चीजों को हमें कवर अप करना है। और ये समाज तथा उद्योगों के सभी क्षेत्र को, स्पेशली MSME के मध्य समावेशिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि इसके द्वारा समाज को भी बेनिफिट हो, इंडस्ट्री सेक्टर को भी बेनिफिट हो और स्पेशली MSME सेक्टर को भी। MSME को क्यों फोकस में रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें 40% प्रोडक्शन का निर्यात MSME सेक्टर से ही किया जाता है। अगर मान लीजिए 100% हम किसी चीज का निर्यात कर रहे हैं, जितना भी निर्यात कर रहे हैं, अगर हम उसे 100% मान लेते हैं तो उसमें 40% योगदान MSME सेक्टर का होता है। तो आप देखिए लगभग आधा योगदान जो है कि हमारे निर्यात का MSME सेक्टर देता है। इसलिए उस पर भी फोकस ज्यादा जरूरी है कि उसके साथ क्या चुनौतियां आ सकती हैं, हम उसके लिए क्या बेहतर विकल्प तलाश सकते हैं। तो पहली चीज है कि डिजिटल समावेशन का महत्व क्या होता है इन उभरती प्रौद्योगिकी के युग में। तो पहली चीज, डिजिटल समावेशन हम क्यों करें, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो विस्तृत जॉब मार्केट, अगर हम डिजिटली लोगों को जो है कि स्किल्ड करेंगे, डिजिटली रूप से लोगों को जो है कि अवेयर करेंगे, ट्रेनिंग देंगे उनको, और साथ ही साथ उनके लिए कुछ रोजगार ओरिएंटेड प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, तो लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। अब आप गूगल पे देखते होंगे, यूट्यूब पर आप वीडियोस देखते होंगे कि कई सारे AI टूल के बारे में जो है कि ऐड आते हैं कि आप हमारे यहाँ जॉब कर सकते हैं। साथ ही साथ डेटा एनालिसिस की जॉब आती है कि नहीं आती है, डेटा एनालिसिस की जॉब के लिए बात की जाती है। और एक आप देखोगे कि एप्लीकेशन चल रहा है दोस्तों स्केलर करके, यूट्यूब पर अक्सर इसका ऐड आता है। इस स्केलर में आपको डेटा एनालिसिस, जनरेटिव AI जैसे जितनी भी आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी है इस पर फोकस करते हुए आपको कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आप बड़े बड़े कंपनियों में, माइक्रोसॉफ्ट, एलन, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, इसमें आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पहली चीज क्या होगी कि कहीं ना कहीं डिजिटल समावेशन से आपके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 में, कि अगर आप बात करोगे डेटा एनालिसिस में, साइंटिस्ट में, तो लगभग आगे चल के 30 से 35% इसमें वृद्धि होने की संभावना है। तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर बनता है जो आपको रोजगार दे सकता है। रोजगार का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हम सरकारी नौकरी ही की बात करें, अच्छे अच्छे पैकेज हमें प्राइवेट सेक्टर में भी मिलते हैं, लेकिन अगर आपके पास टैलेंट और हुनर है तो आप उस चीज को अचीव कर सकते हो।
तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वहीं एडवांस लेवल की एजुकेशन हो सकती है कि शिक्षा की लागत में कमी आ जाएगी। आज आप देखेंगे कि यूट्यूब पर बैठे बैठे आप बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ स्टडी कर लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर लेते हैं, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो एग्जामपुर हो, या वो कैरियर विल हो, या फिर आपका वो अनअकैडमी हो, या फिर वो आपका हमारा यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपके लिए इजीली एक्सेस होते हैं और आप एडवांस लेवल की अच्छे अच्छे एजुकेटर से शिक्षा ले पाते हैं। वही डिजिटल विभाजन भी इससे समाप्त होता है कि जो पहले कहावत कही जाती थी कि केवल इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, दिल्ली ऐसे ऐसे शहरों में ही केवल लोग पढ़ाई कर पाते हैं, बड़े बड़े परिवार के लोग, छोटे और गरीब परिवार के लोग, गांव के लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ऐसा मिथ दूर हो चुका है। पिछले 4 से 5 सालों में आप देखोगे कि यूट्यूब ने एक नई क्रांति ला दी है। आज मैक्सिमम स्टूडेंट के पास अगर मोबाइल है, उसके मोबाइल में डेटा रिचार्ज है, जो कि जियो क्रांति ने की थी, तो वो हर जगह बैठ के, गांव में बैठ के अपने यूट्यूब सेशन पर क्लासेस ले सकता है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया। तो ये डिजिटल डिवाइडेशन भी कंप्लीटली तरीके से फोकस किया रहा है कि कम हो और सीखने की प्रक्रिया को और अधिक सक्रिय बनाया जा रहा है और प्रभावी बनाया जा रहा है। जो व्यक्ति केवल बुक तक सीमित था कि हम बुक से ही केवल स्टडी करेंगे, अब उसे नए नए लेक्चर मिल रहे हैं, नए नए टीचर मिल रहे हैं, नए एजुकेटर मिल रहे हैं, सबकी पढ़ाने के तरीके अच्छे जो मिल रहे हैं वो सीख रहा है। तो बहुत सारी इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। वहीं आप देखोगे समावेशी कार्यस्थल पे भी अगर बात करोगे तो कार्यस्थल पर भागीदारी में सुधार हो रहा है। भाई कार्यस्थल पे जो भागीदारी लोग कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें भी सुधार हो रहा है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों के बीच मौजूद अंतराल को समाप्त करता है। आज बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अब वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर रहे हो तो फिर चाहे उसमें महिला हो, चाहे दिव्यांग व्यक्ति हो, चाहे पुरुष व्यक्ति हो, तीनों ही लोग अपने घर से बैठ के अपनी कंपनी के लिए एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, केवल फोन से सारा काम कर ले रहे हैं, लैपटॉप वगैरह से ही सारी काम, मीटिंग्स कर ले रहे हैं। तो ऐसे में महिलाओं के लिए जो एक समस्या बनी रहती है कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेट नाइट तक हम बाहर वर्क नहीं कर सकते। दिव्यांग लोगों को दिक्कत होती है कि मेरे लिए कोई सहारे का व्यक्ति नहीं है, मैं किसके सहारे बाहर जाऊं। तो वो लोग भी अपने घर बैठे बैठे ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं, ऑनलाइन जॉब लेते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो बहुत सारे स्तर पे हम देख रहे हैं कि इंक्लूसिवनेस बढ़ रही है, लोगों को काम मिल रहा है। बेहतर विजन और मजदूरी, अब आप समझ पा रहे होंगे कि डिजिटल समावेशन का क्या क्या बेनिफिट है। ये सभी चीजें आप अपने इर्द गिर्द देखते होंगे, आप अपने आसपास सभी चीजों को देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हैं। तो इन्हीं चीजों की हम बात कर रहे हैं। उन्नत आईटी कौशल और डिजिटल समावेशन ने कार्यबल से व्यक्तिगत कमाई की संभावना बढ़ती है। गवर्नमेंट जॉब में तो आपकी फिक्स सैलरी होती है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपका इंसेंटिव लगातार बढ़ता चला जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? आपके एडवांस लेवल की जो कौशल है उस पर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ आपकी व्यक्तिगत कमाई भी बढ़ती जाती है, सैलरी बढ़ती जाती है। स्वास्थ्य देखभाल में करें तो डिजिटल समावेशन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, सामर्थ्य, गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। जैसे दवाओं और टीकों की आपूर्ति करने को भी ट्रैक किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे कि कोविड-19 का जो टीकाकरण होता था उसको भी ट्रैक किया जाता था कि कहाँ कहाँ पे इसका कोविड वैक्सीन हुआ कि नहीं हुआ। कैसे होता था ट्रैक? आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च कर दिया गया, सभी के मोबाइल में अनिवार्य रूप से कर दिया गया था कि सभी लोग इंस्टॉल कर लें, और जिसको पहली वैक्सीनेशन हो गई वो वहीं से बुकिंग करेगा, दूसरी वैक्सीनेशन की भी बुकिंग वहीं से करेगा। तो गवर्नमेंट के पास सारा डेटा पहुंच रहा था, ट्रैक हो रहा था कि कितने लोगों ने भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इस शहर में, उस शहर में कितने लोगों ने वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, ये सभी चीजें दोस्तों। और इसी के लिए एक ई संजीवनी प्लेटफॉर्म भी था इसी तरीके का, जिसपे 10 लाख लोगों को टेली परामर्श देने की सुविधाएं प्रदान की जाती थी, मतलब कि ऑनलाइन स्तर पर उसे सजेशन दिया जाता था। एमएसएमई सेक्टर में देखेंगे तो आईओटी हो गया, प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, इन सभी की आवश्यकता के अनुरूप विकसित किया गया और एमएसएमई की समस्याओं को दूर किया गया। तो ये आप देख पा रहे होगे। तो अब हम इसी में ये चीज देख पाएंगे कि आपने देखा कि क्या क्या वित्तीय समावेश, मतलब डिजिटल समावेशन के बेनिफिट्स हुए, लेकिन एमएसएमई को अगर हम पर्टिकुलर प्रॉफिट देखें, क्योंकि एमएसएमई पे ही तो हमें इसकी स्टडी करनी है, तो आप देखोगे कि एमएसएमई में जो डिजिटलीकरण हो रहा है उसके बेनिफिट के तौर पे मनुष्यों के श्रम व त्रुटियों को कम किया जाएगा और इसके कामकाज की समग्र दक्षता में भी सुधार होगा। इट मीन्स कि एफिशिएंसी में इंक्रीमेंट होगा, एफिशिएंसी सुधरेगी, साथ ही ग्राहकों की संख्या का भी विस्तार हो सकेगा और डिजिटली तरीके से ऋण के प्लेटफॉर्म की भी आवश्यकता पूरी हो सकेगी। यानी
पीयर टू पीयर जो है कि जो लेंडिंग प्रोग्राम होता है, लेंडिंग प्रोग्राम, वहां के माध्यम से लोग लोन ले सकेंगे और एमएसएमई सेक्टर की वित्त तक आसानी से पहुंच हो सकेगी और ग्राहकों के डेटा और कुशल भंडारण और प्रबंधन को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसमें एमएसएमई सेक्टर में जैसा आपके लिए स्किल चाहिए, जैसा लोगों का डेटा है, जो लोगों की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग सप्लाई हो पाएगी कि नहीं, ये सभी चीजें ऑनलाइन तरीके से सुरक्षित की जा सकेगी और एक नया आंकड़ा मिल सकेगा। वहीं एमएसएमई की चुनौतियां भी हैं। पहली चीज, इंटरनेट की खराब गुणवत्ता। आज भी गांव में जाकर देख लो, लोग पेड़ों पर चढ़ के जो है कि अपने इंटरनेट टावर को कनेक्ट कराते हैं ताकि वाईफाई चल सके, नेट चल सके, वो ऑनलाइन क्लासेस कर सके, अपनी मार्केटिंग व्यवस्था को सही कर सके। ऑनलाइन उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त करना। आप देखोगे ऑनलाइन वेबसाइट हजारों हैं, मिंत्रा है, शॉपक्लूज है, स्नैपडील है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बहुत सारी हैं। लेकिन आज भी पूरा इंडिया अगर आप देखोगे तो लगभग 70% इंडियन या तो अमेजॉन या फिर वो फ्लिपकार्ट, बस इन्हीं दो ऑनलाइन वेबसाइट पे भरोसा करते हैं, बाकी और किसी वेबसाइट पे भरोसा करते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है बाकी वेबसाइट हमें फेक हैं, हमारा पैसा लूट सकती हैं, स्कैम कर सकती हैं। तो ये भी एक इशू है। और लॉजिस्टिक का प्रबंधन करना और ज्ञान और विशेषज्ञता की जो कमी है, ये तो है ही है समस्या। तो एमएसएमई की डिजिटल समावेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ पहल की गई, जैसे उद्यम पंजीकरण पोर्टल। तो अगर आपसे उद्यम योजना पूछा जाए पोर्टल, तो ये एमएसएमई से संबंधित है। वहीं एमएसएमई संपर्क नाम से ही खुद चलाई गई है कि नौकरी की तलाश करने वालों और एमएसएमई क्षेत्र में भर्ती करने वाले लोगों का एक मंच प्रदान करता है कि जो एमएसएमई में लोगों को भर्ती करने के लिए जो एम्प्लॉयर होते हैं, नियोक्ता जिसे कहते हैं, और जो लोग नौकरी लेना चाहते हैं, उन दोनों को एक मंच प्रदान करती है और आपस में कम्युनिकेट करके वो एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल होकर ज्वाइनिंग करा देते हैं। चैंपियंस नाम से अगर आप देखोगे तो ये भी एक योजना है जो एमएसएमई के लिए शुरू की गई। एमएसएमई ग्लोबल मार्ट प्लेटफॉर्म, ये भी एमएसएमई से संबंधित है। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओएनडीसी, यह भी एमएसएमई सेक्टर में सुधार के लिए है। यहां तक समझ में आ गया? तो अब देख लेते हैं कि जो हमारा डिजिटल समावेशन है दोस्तों, इसमें कुछ चुनौतियां भी तो होंगी। ऐसा तो है नहीं कि बहुत आरामदायक सुविधा हो, तो इसमें कुछ चुनौतियां हैं। पहली की पहुंच, भाई अपनाने और उपयोग करने की लागत काफी अधिक है। अगर आप देखोगे किसी ग्रामीण व्यक्ति को या किसी गरीब व्यक्ति को आप कहोगे कि मैं आपका डिजिटल समावेशन करना चाहता हूं, न्यूनतम से न्यूनतम आप देखोगे कि 10,000 रुपए का उसको एक क्या लेना पड़ेगा, मोबाइल लेना पड़ेगा। और हर 3 महीने पे न्यूनतम जो है कि 599 या 549 या 449 का उसे रिचार्ज करना पड़ेगा, जिसमें कॉलिंग तो मिलेगी लेकिन इंटरनेट नहीं मिलेगा। अगर इंटरनेट चाहिए उसे तो लगभग 799 के आसपास जाना पड़ेगा, 800 के आसपास। तो एक व्यक्ति हर 3 महीने पे 800 1000 रुपए कहाँ से खर्च करेगा, वो भी गरीब व्यक्ति। साथ ही साथ 10,000 रुपए का पहले मोबाइल ले, उसके लिए अगर डिस्प्ले वगैरह टूट गई तो फिर 2,000 रुपए का खर्चा अलग से। तो ऐसे में ये जो लागत है वो काफी अधिक हो जाती है। तो डिजिटल विभाजन को ये बढ़ा रही है और ऐसे में आप अपने ग्रामीण पृष्ठभूमि में देखोगे बहुत से लोगों के पास आज भी मोबाइल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 5G नेटवर्क और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच और निवेश का अभाव है। आज कई जगह भारत में 5G योजना को लॉन्च किया जा चुका है, जो मैंने पिछले कई महीनों पहले करंट अफेयर्स में पढ़ाया था। लेकिन अभी भी आप देखोगे तो आपके मोबाइल में नेटवर्क क्या रहता है, 3G या 4G। 5G की तो बात ही खत्म, 5G पकड़ता ही नहीं दोस्तों, 3G 4G पे ही हम अटके रहते हैं। और ऐसे में हम उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ न्यायसंगत उपयोग कैसे करेंगे, जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो 6G की डिमांड करती है, 5G की डिमांड करती है, और हम अपने घरों में क्या लेकर बैठे हैं, 4G लेकर बैठे हैं। तो कहाँ से हम AI चला पाएंगे, कहाँ से हम रोबोटिक्स चलाएंगे, कहाँ से हम IoT चला पाएंगे? तो भाई दिक्कत तो है, ये दिक्कत है। वहनीयता की बात करेंगे, अफोर्डेबिलिटी की, तो 2022 में रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि इंटरनेट युक्त सबसे स्मार्टफोन की कीमत लोगों की औसत मासिक आय के 35.9% है, इसके बराबर है। यानी कि अगर कितना भी सस्ता स्मार्टफोन लोगे तो किसी व्यक्ति की तिहाई इनकम के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति 30,000 रुपए कमा रहा है मान लीजिए मंथली, तो कम से कम उसे 35% का योगदान करना पड़ेगा अपने मोबाइल को खरीदने के लिए। तो अगर आप कॉमन समझ रखोगे तो एक तिहाई हिस्सा मान लो मैक्सिमम, तो ये मान के चलो कि 10,000 का मोबाइल उसे लेना ही पड़ेगा। तो अफोर्डेबल कहाँ रहेगा, सस्ता है नहीं। साथ में 800 रुपए का एक रिचार्ज भी जोड़ लो इसके साथ, तो महंगा तो पड़ रहा है उसे। सीमित डिजिटल साक्षरता, विकसित और विकासशील देश दोनों में ही डिजिटल समावेशन के लिए एक प्रमुख बाधा है। आज भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे जो मेरे स्टाफ हैं जो BLO की ड्यूटीज करते हैं,
उनमें कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि उस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है या उस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, मोबाइल में कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, अगर मोबाइल का मेमोरी फुल हो रहा है तो कैसे फुल हो रहा है, उसे कैसे डिलीट करें, कौन से फोटो ऑटो डाउनलोड हो जा रहे हैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम ग्रुप में। बहुत सारी चीजें हैं जो डिजिटली रूप से साक्षरता नहीं है। अभी आप में से जितने लोग तैयारी कर रहे हो ना, जितने लोग मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हो, मैं गारंटेड कह सकता हूं कि इसमें से 30% लोगों को ये नहीं पता होगा कि व्हाट्सएप के जो फोटोज वगैरह ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाते हैं उसको कैसे हम रोकें, टेलीग्राम की सेटिंग को कैसे सही करें, यूट्यूब की क्वालिटी सेटिंग को कैसे सही करें। मेरे पास कमेंट आती है दोस्तों कि सर हमें लेक्चर अच्छे से दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है, आप अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए। जबकि मैं कहूं कि मेरे लेक्चर की जो क्वालिटी है दोस्तों वो 1080 पिक्सल लैब पर चलती है, 1080 पर, और आप लोग जो है कि किस पे देख रहे होते हैं, 240 पे। तो ये आपकी कमी है कि आप YouTube में जाइए और वहां पे सेटिंग ओपन करिए और उसमें आपको 360 पे देखनी है, 480 पर देखनी है, या 720 पर देखना है, या 1080 पर देखना है। यहां तक तो मेरी पिक्चर दिखाएगी। तो ये दिक्कत है। तो अभी भी 30% लोग, कमेंट सेक्शन के आधार पर मैं बता रहा हूं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कहां से हम सेटिंग को सही करें। मुझे प्रॉपर जो है कि उन्हें गाइड करना पड़ता है कमेंट सेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि डिजिटली साक्षरता नहीं है। साइबर हमले की बात करें तो साइबर हमले का भी सुरक्षा है कि ऑनलाइन लैंगिक हिंसा, बहुत सारे लोग स्टॉक कर रहे होते हैं, पीछा कर रहे होते हैं, धमकाते हैं, गलत सूचना देते हैं, फिशिंग करते हैं, हेट स्पीच फैलाते हैं। ये सभी चीजें ऑनलाइन तरीके से होती हैं, जो कि डिजिटल समावेशन में एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। बहुत सारे आप देखोगे कि महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए उनकी कुछ पिक्चरें क्लिक कर ली गई जगह जगह से और उन्हें स्कैम के रूप में ब्लैकमेल किया जा रहा है। तो ये भी एक इश्यूज बने हुए हैं। यहां तक समझ में आ गया। आप देखोगे, आप डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कौन कौन सी जो है कि जो पहल है उसको शुरू किया गया। तो जैसे यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड हो गया, भारत नेट परियोजना, जिसमें कहा गया कि देश के सभी ग्राम पंचायतों और गांवों को लगभग 2.5 लाख मीटर जो किलोमीटर है उसकी एवरेज में जो है कि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2019, इसको भी जो है कि डिजिटल संचार नेटवर्क और अवसंरचनाओं का मानचित्र इसमें शामिल करना था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो कि 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है, नागरिकों के लिए मुख्य यूटिलिटी के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित साइबर स्पेस। अब जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखोगे वाईफाई मिलता है आपको, आधे घंटे फ्री, उसके बाद रिचार्ज मांग लेता है। मांग आधारित शासन और सेवाओं की उपलब्धता और नागरिकों की डिजिटल सशक्तिकरण, यानी डिजिटली साक्षरता भी चाहिए। तो ये पहले चलाई जा रही है। डिजिटल सेवाओं की बात करें तो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के तहत घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, 2025 तक 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 बिलियन, तो सेवाओं के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। वहीं डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना भी, जिसको हम लोग कहते हैं PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि इंटीग्रेटेड जैसे चिप हो गई, आईसी के बिना तो कोई मोबाइल, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो डिजिटली डिवाइस को आईसी चाहिए। वहीं सेमीकंडक्टर डिजाइन भी चाहिए, जिससे आपकी जो डिवाइस की जो डिस्प्ले होती है वो सेमीकंडक्टर से बनती है, और जिसके लिए पूरे भारत में गुजरात में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जा रही है। और किस किस जिले में लगाई जा रही है, किस शहर में लगाई जा रही है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और डिजिटल रूप से साक्षर करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान चालू किया गया, जिसमें 6 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर किया जाएगा कि मोबाइल को ऑन कैसे करते हैं, मोबाइल को ऑफ कैसे करते हैं, उसको रीसेट कैसे करते हैं, उसके सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करते हैं। बहुत सारी चीजें जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, और इस रूप में उन्हें साक्षर बनाना है। क्लियर है इतनी बात कि कैसे टैबलेट, स्मार्टफोन का यूज करें, ईमेल कैसे भेज सकते हैं, कैसे किसी चीज को व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिजिटल कौशल कार्यक्रम चलाना, जिसमें 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिस और रोजगार सहायता पर फोकस किया जाएगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। और अब हम बात करते हैं कि डिजिटल समावेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर मेंस और प्रीलिम्स दोनों में ही यहां से प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बहुत ही डिटेल से आप लोगों को समझा रहा हूं, इतना डिटेल से आपको पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं समझाएगा, बहुत आसान लैंग्वेज में। वहीं नीतिगत हस्तक्षेप करना चाहिए क्या, तो आप देखोगे उभरती हुई प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न होने वाली कमियों को दूर करने के लिए लक्षित नीतियां लागू की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। निवेश की बात करें तो हाई स्पीड इंटरनेट अवसंरचना संबंधी विकास करना चाहिए, जिसके लिए पब्लिक और प्राइवेट वित्त पोषण की व्यवस्था होनी चाहिए। इट मीन्स कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेस होना चाहिए, और टैक्स में छूट होनी चाहिए। आप देखोगे इंटरनेट और स्मार्टफोन के उपयोग में
जो टैक्स वगैरह लगते हैं, आयात शुल्क वगैरह, इन सबको कम करना चाहिए। आप आईफोन की कीमत देखो ना, इंडिया में प्राइस देखोगे 1.5 लाख रुपए आईफोन 15 की, दुबई में जाके देखोगे 1,20,000 रुपए, 30,000 रुपए सस्ता है दोस्तों। कई कई स्मार्टफोन ऐसे हैं आईफोन जिसमें 50 से 60,000 की छूट मिलती है, तो लोग क्या करते हैं, दुबई जाते हैं, घूमते भी 50,000 रुपए में और एक आईफोन भी लेकर आते हैं। तो क्यों ना उस आईफोन की कीमत भारत में ही सस्ती की जाए, कुछ स्पेशल टैक्सेस को कम किया जाए, ताकि ऐसे स्मार्टफोन तक लोगों की पहुंच हो सके। और हितधारकों का भी सहयोग लेना चाहिए, जिससे डिजिटली समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी को सुगमता पूर्वक अपनाया जा सके। तो यहां तक आप समझ गए, और ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट। और अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और वो है हमारा भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन, कि किस तरीके से फूड इन्फ्लेशन, जो कि सबसे अधिक मानी जाती है हमारे भारत में, जो सबसे अधिक महंगाई होती है वो फूड में होती है। टमाटर देखो अभी था ना 80 रुपए किलो, हालांकि सितंबर की मैगजीन है, तो सितंबर में तो था 80 रुपए, क्या 100-120 रुपए किलो तक चला गया टमाटर। और इस समय प्याज की क्या रेट चल रहा है, 80-100 रुपए किलो चल रही है कि नहीं। तो इतनी महंगी प्याज, इतना महंगा टमाटर। मटर की स्थिति क्या होती है, मटर कभी कभी 150 रुपए किलो चली जाती है, आलू महंगा हो जाता है। तो जो हमारी खाद्यान्न सामग्री है ये भी महंगी हो जाती है। तो क्यों होती है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाए कि इन सामग्रियों का, खाद्य सामग्रियों की महंगाई ना बढ़ सके। क्योंकि देखो, खाना बहुत मूलभूत आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के तन पे अगर कपड़ा भले कम रहे, किसी व्यक्ति के पास छत ना रहे, झोपड़ी ही रहे, लेकिन खाना नहीं रहेगा तो व्यक्ति मर जाएगा। तो खाना सबसे बेसिक नीड है, और अगर इसमें ही महंगाई रहेगी तो हमारे देश में जो 35 से 50 करोड़ लोग गरीब हैं, उनकी स्थिति का क्या होगा, उनके लिए कौन सोचेगा। सरकार तो सोच ही रही है, लेकिन हमें और आपको भी सोचना पड़ेगा। तो उसी से संबंधित ये पूरा टॉपिक है। तो समझते हैं कि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, जिसको हम लोग ICRIER के अनुसार 2023 में अनाज निर्यात पर जब प्रतिबंध लगा दिया गया, तो इससे किसानों को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की हानि हुई। तो बात आती है कि हानि तो सेकेंडरी चीज है। पहली चीज ये होगी कि आयात पर जो अनाज था उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि निर्यात कब नहीं किया जाता है, जब हमारे देश में ही इतनी डिमांड है कि पहले उसे पूरा करो। तो इसका मतलब क्या, हमारे देश में डिमांड बहुत हो रही है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमने अनाज का निर्यात करना ही बंद कर दिया, खाद्यान्नों का निर्यात करना ही बंद कर दिया। आज भी हम दाल को आयात करते हैं। पहले गेहूं को चाबहार पोर्ट से हम ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान पहुंचाते थे, मध्य एशियाई देशों में पहुंचाते थे, लेकिन अब हमने गेहूं का निर्यात भी बंद कर दिया। क्योंकि पहले भारत की ही जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई है, 140 करोड़ से ऊपर पहुंच रही है, जिसमें पहले इसकी आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। तो भारत में खाद्य मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको पहले हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2023 में 6.8 थी, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 9.2 थी। तो ये जो होती है रिटेल मुद्रास्फीति, जो और भी चीजों की होती है, जबकि केवल और केवल खाद्य की 9.2, यानी आप समझिए कितनी अधिक जो है कि महंगाई है। और इसका जो कैलकुलेशन होता है वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर होता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम और आप क्या हैं, कंज्यूमर ही तो हैं, हम लोग कोई प्रोडक्शन करने वाले तो नहीं है, हम और आप कंज्यूमर हैं। तो हमें जब महंगाई का एहसास होता है कि यार ये चीज इतनी रुपए की मिलती थी और अब इतनी महंगी हो गई। आज टमाटर कितने मिल रहे हैं, नवंबर की बात कर रहा हूँ, आज टमाटर 10 रुपए 20 रुपए किलो मिल रहे हैं। लेकिन याद करो 2 महीने पहले लोगों ने सब्जियों में टमाटर डालने छोड़ दिए, लोगों ने दालों में टमाटर का तड़का लगाना छोड़ दिया। और तो और मैगडी वालों ने कह दिया कि हमें टमाटर अच्छी क्वालिटी के नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हम बर्गर में यूज नहीं कर रहे हैं। भाई 40 रुपए के बर्गर में आप 40 रुपए का एक टमाटर कैसे दे पाओगे, महंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 150 रुपए किलो टमाटर चले गए थे। तो इस वजह से ये जो महंगाई है ये CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे तय की जाती है। और इसमें कौन कौन से घटक होते हैं जरा आपको मैं बताते चलूं कि कंज्यूमर प्राइस घटक में जो शामिल किए जाते हैं वो होता है सबसे पहले खाद्य एवं पेय पदार्थ, जो कि 45% इसका भारांश होता है। पान तंबाकू मादक पेय पदार्थ 2.4, वस्त्र और फुटवेयर में 6.5, ईंधन और बिजली में 6.8, आवास में 10.1, विविध में 28.8। तो ये जो CPI होता है यानी कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जो घटक हैं, इसमें इस तरीके से आप देखोगे कि 6 घटकों को शामिल किया गया है, और जिसमें सबसे अधिक वेटेज होता है 45%, लगभग 46 मान लीजिए, 9 है यहाँ पे, कि 46% तो आपकी खाद्य सामग्री है, कि कस्टमर को जहां जहां खाद्य सामग्री की महंगाई महसूस होगी
उसे तुरंत आंकड़ा मिल जाएगा भारत सरकार को कि यार इतनी महंगाई बढ़ चुकी है। आवास खरीदने जाते हैं लोग तो उन्हें महंगा मिलता है, तो आवास की भी जानकारी सीपीआई के माध्यम से ही पता चलती है। समझ पा रहे हो कुछ आप लोग कि कैसे इस चीज को एनालिसिस किया जा रहा है और कैसे कनेक्ट किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि जो अभी हाल में मुद्रास्फीति बढ़ी 9.2% तक चली गई खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में, जिसकी वजह से आप देखोगे कि टमाटर, प्याज, अनाज स्पेशली गेहूं और चावल, मसाले, दूध, डेयरी उत्पाद की कीमतें लगातार बढ़ रही है। अमूल प्रोडक्ट क्या करता है, हर 2 महीने पे 1 रुपये 2 रुपये अपने दूध, दही, मट्ठे पे बढ़ाता जा रहा है, मक्खन पे बढ़ा रहा है, यानी महंगाई बढ़ रही है। और देखा जाए कि गेहूं की कीमतों में जो वृद्धि हुई, क्यों हुई भाई? भारत तो जो है कि दूसरा प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देश है ये गेहूं के रूप में पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे, और भारत में चावल के बाद गेहूं का ही प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। हमारा यूपी सबसे अधिक गेहूं की प्रोडक्टिविटी रखता है, फिर भी गेहूं में महंगाई बढ़ रही है। ऐसा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इसमें कुछ घरेलू कारक हैं, जिसमें हीट वेव्स और बेमौसम बारिश का गलत मौसम पर होना गेहूं की फसल को नुकसान करता है। जैसे पिछली साल आपने देखा होगा कि मार्च के आसपास जब गेहूं को कटना था, तभी जो है कि गेहूं की फसल बर्बाद हो गई, ओले गिर गए, बेमौसम बारिश हो गई, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। वहीं बाह्य कारकों में आप देखोगे तो रसिया और यूक्रेन के युद्ध की वजह से जो रूस पूरे दुनिया में गेहूं का सप्लायर बहुत बड़े स्तर पे था, रूस और यूक्रेन, वो जो है कि भारत में महंगाई का एक कारण बन गया, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। तो गेहूं की कीमतें हो चाहे, ये सभी चीजें हैं जिसकी वजह से अभी कुछ महीनों पहले मुद्रास्फीति एक अपने चरम स्तर पे जारी थी। बात करते हैं कि मुद्रास्फीति की दीर्घकालिक स्थिति को कौन प्रभावित करता है, तो मानसून की अगर अनियमितता है तो नो डाउट आपकी मुद्रास्फीति प्रभावित होगी। वैश्विक कमोडिटी की कीमतें भी आपको प्रभावित करती है। जैसे अगर हम कच्चे तेल की कीमतों को आयात करते हैं तो उसकी वजह से हमारी जो ऊर्जा की मांग है वो महंगी होती है, पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है, जिसकी वजह से हमारे साधन की लागत बढ़ जाती है। आप कनेक्ट करके देख लेना दोस्तों कि अगर पेट्रोल और डीजल की मांग अगर मतलब कीमत अगर इसकी कम होगी तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी वाहन आप यूज कर रहे हो, कोई भी खेती आप कर रहे हो, इसमें आपके दामों की गिरावट देखने को मिलेगी और अल्टीमेटली फाइनली जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसकी भी कीमत कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत अधिक है तो बाकी सभी चीजों की मांग बढ़े, मतलब कीमत बढ़ती हुई दिखेगी। भाई परिवहन के रूप में भी ट्रक काम कर रहा है, खेतों में जुताई करने के लिए भी ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, फसल को काटने के लिए थ्रेसर और कंपाइन काम कर रहे हैं, और इन सभी में पेट्रोल और डीजल का यूज किया जा रहा है। जब इनकी कीमत अधिक है तो फाइनल प्रोडक्शन की भी कीमत अधिक हो जाती है। वहीं एमएसपी जैसी सरकारी नीतियां भी प्रभावित करती हैं दीर्घकालिक महंगाई को। अवसंरचना की उपलब्धता जहां नहीं होती है, भंडारण की अच्छी व्यवस्था नहीं, स्टोरेज प्रणाली अच्छी नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारा खाद्यान्न हमारा नुकसान हो जाता है। ऐसे में खाद्यान्न संकट के साथ साथ गरीबी और भुखमरी की समस्या भी पैदा होती है। विनिमय दर का उतार चढ़ाव, रुपए और डॉलर में अगर आप देखोगे, अभी पिछले कुछ महीनों पहले ही हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें इन्होंने कहा कि रुपए की कीमत नहीं गिर रही है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। अब इसको क्या ही एक्सप्लेनेशन किया जाए, बहुत सारे इस पे मीम्स बने, तो ये वही चीज है कि रुपए और डॉलर की कीमतें लगातार अंतर बढ़ रहा है इसमें, यानी $1 खरीदने के लिए हमें अब 83 रुपए देना पड़ रहा है, जो कि 5 साल पहले $1 खरीदने के लिए हमें 65 रुपए देना पड़ता था, 70 रुपए देना पड़ता था। तो कीमतें बढ़ रही हैं और कीटों और रोगों का प्रकोप तो अलग ही चल रहा है नेचुरल तरीके से। आपने अभी कुछ समय पहले पढ़ा होगा कि टिड्डियों का प्रकोप आया था, पाकिस्तान से उड़ते हुए टिड्डियां आ रही थी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में फसलों को नुकसान करते हुए आगे बढ़ रही थी, जिन्हें टिड्डी दल कहते हैं। तो ये कीट वगैरह हो गए, बहुत सारे कीटों का भी लग जाते हैं फसलों पे तो नुकसान करते हैं, ये सभी चीजें रहती हैं। तो अब खाद्य मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए जो सरकारी उपाय है, पहला तो निर्यात पर रोक लगा दी गई कि निर्यात प्रतिबंध लगाया गया, निर्यात शुल्क और न्यूनतम निर्यात मूल्य, इन सभी को लागू किया गया। जैसे गेहूं, टूटे हुए चावल, गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी गई कि इनको बाहर निर्यात अब नहीं किया जाएगा। और इससे क्या होगा, अगर आप देखोगे कि 20% निर्यात शुल्क और 40% निर्यात शुल्क लगाया गया प्याज पर और राइस पर, जिससे निर्यात महंगा हो जाएगा और इससे निर्यात कम होगा। यानी जो व्यक्ति, अगर मान लो मुझे अमेरिका में निर्यात करना है अपनी प्याज को, तो उस पर मुझे 40% निर्यात शुल्क देना पड़ रहा है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो प्याज मैं 100 रुपए कमा सकता था बेचकर, अब वो मैं केवल 60 रुपए ही कमा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 40 रुपए मुझे सरकार को देने पड़ रहे हैं दोस्तों। तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, 60 रुपए का घाटा ही उठाना होगा 40 रुपए का, तो मैं भारत में ही प्याज बेच दूं, फिर मैं बाहर क्यों बेचूं। तो ये क्या हो गया, निर्यात के टैक्स बढ़ने से निर्यात रुक जाता है।
स्टॉक की सीमा फिक्स कर देगी जिससे कालाबाजारी पर रोक हो सके कि स्टॉक अधिकतम कितना कर सकता है। कोई भी व्यापारी 10 किलो प्याज से अधिक अपने पास नहीं रख सकता। इससे क्या होगा, प्रत्येक व्यापारी 10 किलो से अधिक नहीं रखेगा तो प्याज मार्केट में जो कि इजीली अवेलेबल हो सकेगी। अगर इस पे रोक नहीं लगेगी तो मैं क्या करूंगा, इकट्ठा 100 किलो प्याज रख लूंगा और बाकी व्यापारियों के पास रहेगी नहीं, तो मैं अकेला मालिक हो गया ना उस प्याज के रेट को बढ़ाने के लिए। फिर मैं 100 की जगह में 500 रुपये भी बेचूंगा तो भी लोग खरीद लेंगे। तो ये कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया। बफर स्टॉक की व्यवस्था होनी चाहिए सरकार के पास कि ताकि संकट के समय बफर स्टॉक का प्रयोग करके मार्केट में क्या किया जाए, प्याज को अधिक से अधिक लाया जाए जिससे कीमत गिराई जा सके। खाद्य सुरक्षा योजना, 80 करोड़ अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई। अब इसको तो बीजेपी के मंत्री ने संसद में बड़ा गर्व के साथ कहा कि हमारी सरकार के द्वारा 80 करोड़ लोगों को जो है कि लाभार्थियों को मुफ्त में अनाज बांटे जा रहे हैं। आप ध्यान देना, इस योजना का नाम क्या दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। और सरकार क्या कहती है कि हमारे देश में अब केवल 20 करोड़ लोग गरीब रह गए हैं और यहाँ क्या कर रही है, 80 करोड़ लोग गरीबों को जो है कि अनाज दे रहे हैं। तो बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं, ये नेगेटिव पहलू है। आप इसको तर्क के रूप में रख सकते हो किसी के सामने कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम गरीबों को 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाना दे रहे हैं, मुफ्त में खाना दे रहे हैं, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमारे भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया कि केवल और केवल 20 करोड़ गरीब रह गए। तो 80 करोड़ गरीब सही बात है या 20 करोड़ गरीब सही बात है, ये डिस्प्यूटेड मामला है। तो इसका एक नेगेटिव पहलू भी है। खैर आगे हम नहीं जाएंगे इसमें। किसानों को सीधे लाभ प्रदान करना, जैसे सब्सिडी, आय सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के तहत सहायता प्रदान की जा सकती है और आपूर्ति पक्ष के लिए भी उपाय किए जाए ताकि अधिक से अधिक सप्लाई की जा सके मार्केट में प्याज की, गेहूं की, टमाटर की, हर चीज की, जिसके लिए आप उनकी उत्पादकता में सुधार करो, उनकी मार्केटिंग अच्छी करो, उनके लिए भंडार अच्छे रखो, फसल का विविधीकरण करो और मूल्यवर्धन को बढ़ावा दीजिए, जिसके तहत सप्लायर जो भी है वो मार्केट में इजीली सप्लाई करे चीजों को ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके और कस्टमर को भी नुकसान कम से कम हो सके। फिर आगे हम देखते हैं। अब यहां पर आप देखोगे कि खाद्य प्रणाली, जो खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन की प्रणाली को लेकर चिंताएं क्या है। पहली कि किसानों की आय में कमी। 2022 का जो लक्ष्य था दोस्तों कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, वो अभी तक पूरी नहीं की जा चुकी, अभी तक पूरी नहीं हुई है। नीतिगत पूर्वाग्रह की बात करेंगे तो खाद्य मूल्य नीति किसानों यानी उत्पादकों की तुलना में उपभोक्ताओं के पक्ष में ज्यादा है। सरकार जो भी नीति बनाती है उसमें फोकस ये करती है कि उपभोक्ता, जिनकी संख्या पूरी 140 करोड़ है, क्योंकि सभी के सभी कंज्यूमर भी होंगे, इसमें से कुछ लोग होंगे जो प्रोड्यूसर होंगे, जो उत्पादक होंगे, किसान वगैरह, लेकिन मेन फोकस होता है पॉलिसी में कि हम कंज्यूमर को कितना सस्ता दे सकते हैं। तो इसी वजह से, नीतियों की वजह से किसानों को नुकसान होता है। किसानों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ बढ़ रहा है। 2001 से लेकर 2016-17 के बीच बताया गया कि भारतीय किसानों को सालाना 2.65 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्यक्ष कर का भारी वहन बोझ करना पड़ रहा है। और डंपिंग के प्रभाव को अगर हम देखें तो डंपिंग के प्रभाव को देखेंगे, निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद गारंटीकृत एमएसपी से कम कीमत पर खुले बाजार में गेहूं का विक्रय कर रही है सरकार। जब भाई एमएसपी से आप कम प्राइस पे खुद ही आप बेच रहे हो तो उन किसानों से कौन लेगा एमएसपी पे? कोई नहीं लेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई सरकार तो एमएसपी से कम प्राइस पे हमें दे रही है गेहूं, तो हम किसानों से क्यों खरीदें एमएसपी प्राइस पे? नुकसान हो रहा है इससे जो है कि, और इसी को कहते हैं भारत के भीतर स्वयं सरकार के द्वारा डंपिंग किया जा रहा है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और वैश्विक हिस्सेदारी में 40% योगदान देता है। लेकिन जब कहा जा रहा है कि निर्यात पे प्रतिबंध लग चुका है तो इसकी वजह से वैश्विक कीमतों पर भी असर पड़ेगा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है और विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को भी एक धक्का लग सकता है, भारत की प्रतिष्ठा कमजोर हो सकती है और जिसको विश्व में संरक्षणवाद की नीति के तहत जो है कि भारत पर आरोप भी लगाया जाएगा, जो कि भारत की वैश्विक छवि जो इतनी बढ़िया बन रही है उस पर निगेटिव असर डाल सकती है। तो वैश्विक प्रभाव भी हमें देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन सभी के बावजूद हम मुद्रास्फीति का बेहतर प्रबंधन कैसे करें? तो व्यापार नीति में संशोधन करना चाहिए हमें, ताकि संरक्षणवादी व्यापार नीति के बजाय व्यापार नीति को अनुकूलित किया जा सके और आयात शुल्क में उचित समय पर कटौती की जाए। बफर स्टॉक रखे, टमाटर, प्याज, आलू जैसी अस्थिर कीमतों वाली प्रमुख सब्जियों के लिए बफर स्टॉक होना चाहिए। किसानों को आय सहायता, जैसे कि आय में संभावित
कमी की भरपाई करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के द्वारा 6,000 रुपए को बढ़ा के 10,000 रुपए कर देना चाहिए, जिसको प्रत्येक 3 महीने पे, प्रत्येक 4 महीने पे जो है कि 2,000 रुपए के हिसाब से उनके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, मतलब कि प्रोसेस फूड को जो है कि उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में तैयार करना। अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश को बढ़ाना होगा, जो कि वर्तमान में जीडीपी का केवल 0.48%, यानी कि आधा प्रतिशत भी नहीं होता है दोस्तों, इसको बढ़ा के कम से कम 1 से 2% तक तो लाइए, तब जो है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो हम कहीं ना कहीं इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। और सिंचाई में वृद्धि करिए कि मृदा की नमी का पता लगाने वाले सेंसर्स, ड्रिप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचनाओं का विस्तार करके हम सिंचाई के कवरेज को बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रोडक्शन अधिक से अधिक होगा और हमारे जल की खपत भी कम हो सकेगी, हम पर्यावरण को संधारणीय बना सकेंगे। तो ये तो था आपका थर्ड टॉपिक, और अब हम चलते हैं आज के फोर्थ टॉपिक पे। मैं जानता हूं कि क्लास बड़ी हो रही है, टॉपिक जो है कि कवर किए जा रहे हैं, लेकिन वही चीज है, मेरी आदत है कि मैं डिटेल से समझाऊं, सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो सके, आपको टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो जाए, समझ में आ जाए कि ये टॉपिक क्यों चर्चा में था, ताकि आप दोबारा सेल्फ स्टडी भी करें तो आपको प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। अगला टॉपिक है यहाँ पर हमारा कि कृषि का डिजिटलीकरण, कैसे कृषि को डिजिटल किया जाए, कैसे उसमें जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा सकता है। तो G20 के दिल्ली घोषणा पत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदारी पूर्ण, संधारणीय, समावेशी उपयोग और एग्रीटेक स्टार्टअप, ध्यान देना इस चीज को, ये इस बार के बजट में भी आया हुआ है, एग्रीटेक स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर 40% है, जबकि अमेरिका में 95, ब्राजील में 75 और चीन में 57। इनकी तुलना में देखा जाए तो भारत में आज भी कृषि डिजिटलीकरण या कृषि का मशीनीकरण करना काफी पीछे है अभी भी भारत में। तो कृषि डिजिटलीकरण का मतलब क्या है, तो आप देखोगे कि कृषि उत्पादन की प्रणाली में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रयोग करना है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मानव रहित विमान प्रणाली जिसको हम ड्रोन सिस्टम कहते हैं, सेंसर लगाना, संचार नेटवर्क, ये सभी चीजें शामिल करना ही कृषि का डिजिटलीकरण कहलाता है। अब जैसे ये पूरी की पूरी एक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया दी गई है कि किसान ने खेत में फसल पैदा की, इसको कलेक्शन किया गया, स्टोरेज, फिर इसकी पैकिंग की गई, फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा इसको, और इसमें जो टीम है वो भी आ गई इसमें, और प्रसंस्करण संयंत्र तक पहुंचाया गया, प्रोसेस फूड तक, फिर इसके बाद फिर इसको प्रोसेस करके पैकिंग करके परिवहन किया गया, फिर रिटेल आउटलेट तक पहुंचाया गया, फिर डायरेक्ट जहां से ग्राहक खरीद पा रहा है। तो ये पूरी की पूरी इसमें डिजिटल संरचना को भी इसमें शामिल करने की बात की जा रही है। आप यहां पर देख सकते हो कि किसान खेत फसल में क्या है, यूनिक आईडी कोड जारी करना, इसमें भौगोलिक स्थिति, किसान खेत फसल की जानकारी होनी चाहिए, प्रमाण पत्र, संपर्क विवरण, पंजीकरण संख्या, और वैसे ही कलेक्शन सेंटर और पैकिंग और परिवहन। तो ये सारी चीजों को करना होगा। लेकिन अब बात करेंगे कि आखिर हम कृषि का डिजिटलीकरण करना क्यों चाहते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहली है कि इनपुट की आपूर्ति हो सकेगी, मतलब उर्वरक, कीटनाशक, पानी आदि जैसे इनपुट संसाधनों को अनुकूलित रूप से हम प्रयोग कर पाएंगे। तो जो हमें कृषि के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो हमें इनपुट चाहिए, जैसे हमें वित्त भी चाहिए होता है, उर्वरक चाहिए होता है, कीटनाशक चाहिए होते हैं, पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाई पैटर्न की आवश्यकता होती है, इसके लिए जानकारी की आवश्यकता होती है, तो ये सभी इनपुट्स इसमें दिए जा सकेंगे। उत्पादन की बात करेंगे तो परिचालन दक्षता बढ़ती है और कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन जैसे कि SMAM शुरू किया गया। व्यापार की बात करेंगे तो बिचौलियों की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि सारा सिस्टम जब ऑनलाइन हो जाएगा तो बिचौलिए कहाँ रह जाएंगे। मुझे अगर कोई बड़े स्तर पे प्रोडक्शन को खरीदना है तो मैं डायरेक्ट किसान से कांटेक्ट कर लूंगा और किसान एप्लीकेशन या किसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मुझे सप्लाई भी कर देगा। तो इससे क्या होगा, उसे उपज का पूरा सही मूल्य प्राप्त हो सकेगा। जैसे E-NAM देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्लियर है। भंडारण की बात करेंगे तो इससे फसल के नुकसान या विफलता को या कम उपज, कीटों के हमले आदि के बोझ को कम किया जा सकेगा, क्योंकि इसको सही समय से सही जगह पे स्टोर किया जा सकेगा और इसको जो है कि अनुरक्षित किया जा सकेगा। वैसे ही अगर आप देखोगे कि बेहतर गवर्नेंस, किसानों और नागरिकों के कल्याण के लिए कृषि में राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना जैसे हो गई, डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, इन सभी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि एग्रीकल्चर में बेहतर गवर्नेंस हो सके। और सामाजिक लाभ के तौर पे कृषि का डिजिटलीकरण महिला केंद्रित नवाचारों को बढ़ावा देता है, क्योंकि आप देखोगे अब लगातार महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं की संख्या एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बढ़ रही है और इससे लैंगिक अंतराल भी हमारा समाप्त हो रहा है। जैसे PM किसान मोबाइल ऐप,
ये सभी चीजें जो कि आप मोबाइल के माध्यम से महिलाएं या पुरुष दोनों ही अपने घर बैठे एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी ले सकते हैं और खेती में उसका प्रयोग करके अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं और अच्छी इनकम को कमा सकते हैं। तो अब महिलाओं का जैसे एक प्रश्न भी बनता है कि कृषि का महिलाकरण या महिलाओं का कृषिकरण, बात वही है कि कृषि में जो पहले केवल पुरुषों का आधिपत्य होता था, अब महिलाओं के लिए भी रोजगार वहां पे क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन भारत में कृषि का डिजिटलकरण करेंगे तो उसमें कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जैसे किसान डिजिटल तकनीकों को जानकारी के अभाव में नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों को शामिल करने से झिझकते हैं। उन्हें लगता है कि यार हमारा वही ट्रैक्टर, दराती, हसिया, पानी, पाइप, थ्रेसर, इससे ही हमारा काम चल सकता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, लेजर और सेंसर वगैरह इन सब के चक्कर में वो नहीं पढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें अभाव होता है, जानकारी नहीं होती है। और हाल में जो डिजिटल धोखाधड़ी भी हुई है, इससे वो और डरते हैं। दूसरा, सब्सिडी के बारे में जागरूकता का अभाव होता है। उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि किसानों को सरकार कितनी सब्सिडी दे रही है, किस किस प्रोडक्शन पे दे रही है, किस आउटपुट पर दे रही है, किस इनपुट पर दे रही है, उन्हें ये जानकारी नहीं होती है। और साथ ही साथ शुरुआती चरणों में इसके प्रयोग के लिए हमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जैसे कि चाहे वो कोई मशीन खरीदनी हो एडवांस लेवल की या कोई मोबाइल टेक्नोलॉजी को अपने साथ यूज टू करना है, तो इन सभी स्तरों पे शुरुआती चरण में महंगी कीमत होती है, इसलिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वहीं भूमि जोत का खंडों में विभाजित होना, यानी जो किसानों की जो भूमि होती है वो अब देखोगे बिस्से में बट गई है, बीघा बीघा में बट गई, मतलब बहुत छोटी हो गई है इकाई, और उस यूज करना कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं लगता है किसान को कि हमारे पास तो छोटी सी जमीन है, मेरे भाई के पास है, मेरे परदादा के पास है, मेरे दादा के बच्चों के पास है। तो इस तरीके से जोत का विभाजन हो जाने की वजह से, भूमि का विभाजन हो जाने की वजह से इसका प्रयोग वहनीय नहीं लगता है। लोगों को लगता है या किसानों को लगता है कि उतना यूज टू नहीं होगा। जैसे आप देखोगे 1970-71 में 2.2 हेक्टेयर से घटकर 15-16 में 1.08 हेक्टेयर तक हो गया। तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी गिरावट देखी जा रही है जोत खंडों में। और साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ऑटोमेशन पद्धति से यानी टेक्नोलॉजी से जो कार्यबल की संख्या चाहिए हमें वो कम हो जाएगी। अब पता चले कि धान की रोपाई करते समय एक खेत में 10-10 महिलाएं लगती है, 5-6 पुरुष लगते हैं। अगर हमने रोबोटिक्स पद्धति अपना ली तो रोबोट ही जो है कि धान को पैदा कर देगा, मतलब धान लगा देगा एक रोबोट, तो बाकी 10 लोगों का काम छीन लिया। ड्रोन के माध्यम से ऊपर से बीज गिरा दिए जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदल दिया उसने। तो इससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं एग्रीटेक स्टार्टअप्स अभी शुरुआती चरण में है, अभी इस पे फोकस नहीं किया जा रहा है इतना, केवल इनकी पहुंच अभी तक 1% तक ही पहुंच पाई है। और साथ ही बुनियादी ढांचे में भी इसमें कमी है, जिसको अभी सुधारने की बहुत आवश्यकता है। जैसे बिजली हो गई, इंटरनेट हो गई, मशीनरी के लिए सर्विस सेंटर हो गए, ये सब अभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत पिछड़े हैं। और उपलब्ध उत्पादों की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे क्षेत्रीय भाषा में कंटेंट की कमी। हम लोग कहते हैं ना कि अब इस एप्लीकेशन के द्वारा आप अपनी क्षेत्रीय भाषा में भी सुन सकते हैं इस गाने को, इस टेक्नोलॉजी को, इस ज्ञान को। तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी कमी है, क्योंकि किसान तो भारत के हर कोने में, और उसकी अपनी एक लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज के सिवाय वो किसी और भाषा को समझ ही नहीं पा रहा है। इंटरफेस का यूजर्स ना होना, मतलब बहुत अनुकूल ना होना, खेतों और किसानों तक डेटा की जो जानकारी है वो अपर्याप्त है, अभी तक कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, कलेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ऐसी भी चुनौतियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कुछ आगे की राह निकाल सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि नवीन उत्पादों तक उनकी पहुंच में सुधार करना जरूरी है। किसानों को शिक्षित करके जो भी नए नए प्रोडक्शन हो रहे हैं, और किसानों को वित्त प्रदान करना यानी कि लोन प्रदान करना बहुत जरूरी है। सस्ते सस्ते ऋण दीजिए ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजी को खरीद सकें। और किफायती लागत पर प्रौद्योगिकी के उत्पादन पर ध्यान हमें केंद्रित करना पड़ेगा कि जो भी लागत है टेक्नोलॉजी की वो किफायती होनी चाहिए। पोर्टेबल हार्डवेयर मॉडल्स के मतलब इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और वहीं खेतों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच में तालमेल की कमी को दूर किया जा सके, ताकि खेतों के बारे में जो जानकारी है वो शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा पहले से ही प्रदान की जाए, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो एग्रीटेक में अपना स्टार्टअप खोल सके, रोजगार देख सके, और उनको खेतों की जानकारी पहले से होनी चाहिए। वहीं बेहतर वित्त पोषण और विकल्प तथा इंक्यूबेशन केंद्रों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और इसके लिए सरकार के द्वारा कुछ पहल भी चालू की गई है, जिसमें आप देखोगे वो पहल क्या है। कृषि सांख्यिकी के लिए एकीकृत पोर्टल, किसान ऋण पोर्टल, मौसम सूचना डेटा नेटवर्क सिस्टम, और यस टेक
और कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। तो बस योजनाएं आपको ऐसे पता होनी चाहिए नाम से, ताकि आप उन्हें लिख सको कि कृषि के डिजिटलीकरण के लिए हम कौन कौन सी योजनाएं शुरू कर रहे हैं। हालांकि इसमें आप लिख सकते हो ई नैम को भी आप लिख सकते हो, ठीक है, और एग्रीटेक स्टार्टअप को भी लिख सकते हो। ये सभी की सभी डिजिटलीकरण के लिए नवीनतम पहल है जो सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होगी। 4 टॉपिक हमने कवर कर लिए और अगली क्लास में पूरी कोशिश रहेगी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर दे, जिसमें 3 लॉन्ग टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।